3-4 साल मेहनत करने के बाद जो पपीता हमने 4 रुपए किलो से भेजा, उसका पूरा ट्रक का हमको 10,000 रुपए मिला था। जब हमने ये चीज हमारे पिताजी को बोला, तो उन्होंने वापस बोला कि आप गलती कर रहे हो। मैंने जिंदगी भर खेती किया है, इसमें कुछ पैसा मिलता नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। इन चीजों ने हमें बहुत ही निराश और परेशान कर दिया, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी और आज हमारे कंपनी को 800 करोड़ की वैल्यूएशन है। अक्सर आपने सुना होगा कि खेती किसानी घाटे का सौदा है, और ये चीज आपने शहर के लोगों से ज्यादा गांव के युवाओं से सुना होगा, क्योंकि शहर में तो लोगों को वैसे ही खेती किसानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और यही बात मेरे गांव में रहने वाले पिताजी की थी कि आप गांव वापस मत आना, आप खेती करने के लिए मत आना। वो बोलते थे कि आप पढ़ाई करके शहर में अफसर बन जाओ। पिताजी का हुक्म सर आंखों पर, हम दोनों भाइयों ने एमबीए करने के बाद शहर में नौकरी ले ली, जहां एसी में हमारी जिंदगी बीतने लगी। पिताजी खुश, माताजी खुश, गांव खुश और हम। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सब कुछ बदल के रख दिया। मेरी सोच, मेरी रहने की जगह, मेरा काम। कहानी शुरू करने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। खेती किसानी घाटे का सौदा नहीं है। मैंने मेरे गांव से, मेरे मिट्टी से 800 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, इसके पहले मैं आपको लेके चलता हूं मेरे गांव को। तो चलिए गांव चलते हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक गांव से, भोडनी। मैं और अजिंक्य एक किसान के बेटे हैं। हमारे पिताजी खेती करते हैं और उन्हें लगा पिछले 50 सालों में खेती करने के बाद कि खेती में कुछ भविष्य नहीं है, कुछ फ्यूचर करियर नहीं है, समाज खेती करने वालों को कोई इज्जत देता नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझे और अजिंक्य को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर दिया और हमने हमारी पूरी पढ़ाई केजी से लेके पीजी तक बोर्डिंग और हॉस्टल में रहकर पूरा कर लिया। एमबीए कर लिया दोनों भाइयों ने। बड़े मल्टीनेशनल बैंक में नौकरी लग गई और पूरे दुनिया भर घूमने का अवसर मिल गया। लेकिन दिवाली के छुट्टियों में गांव जाना रहता था। नौकरी 4-5 साल करने के बाद हमने हमको ही यह सवाल पूछा कि क्या ये जिंदगी हम बिताना चाहते हैं? क्या ये एक जिंदगी जो दिया है वो ऐसे ही बिताना चाहते हैं? बड़ी तनख्वाह मिल रही थी, बड़ा पोजीशन मिला था, बड़े शहरों में फ्लैट लिया था, गाड़ी लिया था, लेकिन कुछ मन नहीं लग रहा था। छुट्टियों में जो हमारा गांव जाना होता था, वो पल हमें बड़े अच्छे लगने लगे थे। अजिंक्य, मेरा छोटा भाई, इसने निर्णय ले लिया कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे वापस गांव में जाके खेती करनी है। और उसके 1 साल बाद मैंने भी नौकरी छोड़ दी और हम दोनों गांव में खेती करने के लिए वापस चले आए। क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, कुछ पता नहीं था। वापस आने के बाद तो पिताजी और माताजी बहुत ही परेशान हो गए थे। उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी हमारे पढ़ाई में लगाई थी और उनका सोच था कि हम कहीं बड़े शहरों में, कहीं बड़े देशों में जाके वहां पे नौकरी करें। लेकिन अब वापस खेती करने आ गए। अब आप सबको तो पता है कि गांव में क्या बोलते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो आके भैंस संभालेगा। और इतनी अच्छी पढ़ाई करके इतने बड़े बैंकों में नौकरी मिला के इतने कम उम्र में हमने छोड़ के वापस हम गांव आ गए थे। लेकिन हमारा एक दृढ़ निश्चय था कि हम कुछ तो कर दिखाएंगे और गांव से ही कुछ तो कर दिखाएंगे।
अब सबको संभालना, सबको सवाल देना बहुत मुश्किल था और हम जुड़ गए। मिट्टी में और खेती में काम करने के पीछे जुड़ गए। हमने देखा कि जो जिस तरह की खेती चालू है, वो शाश्वत नहीं है। केमिकल की खेती हो रही थी, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा था और मिट्टी की जो सुपिकता है, फर्टिलिटी जो है, वो कम होते जा रही थी। इन चीज़ों ने हमें बहुत ही निराश और परेशान कर दिया और हम देख रहे थे कि अगर यही चालू रहेगा तो अगले 30 साल में इस ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा। तो इसे इसके लिए सुझाव क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो हमने आजू-बाजू किसानों की तरफ देखना शुरू किया। वो किसान जो शाश्वत से खेती कर रहे थे। जैसे बैंगलोर में नारायण रेड्डी, जैसे गुजरात में भास्कर भाई सावे, जैसे महाराष्ट्र में अशोक इंगोले। इनसे जाके सीखा। इनसे सीखने के बाद हम वापस हमारे गाँव आए और हमने हमारा जो प्रयोग है वो शुरू किया। 6-7 गाय लेके आए। 40 सालों में हमारे घर के सामने जो गाय होती थी, वो निकल गई थी। ट्रैक्टर आ गए थे। आधुनिक तंत्रज्ञान आ गया था। तो हमने वापस गाय लाए। गाय लाए क्यों? क्योंकि देसी गाय के खाद में जो सूक्ष्म जीवाणु है, वो मिट्टी की सुपिकता बढ़ाते हैं। हमने गाय वापस लाए, उनके गोबर गोमूत्र से जो खाद है वो बनाना शुरू कर दिया, जैसे पंचगव्य, दशपर्णी, अमृत मिट्टी, जीवामृत और सेंद्रिय खेती, जैविक खेती करना शुरू कर दिया। सीखते-सीखते मजा भी बहुत आ रहा था। हाथ जमीन में, मिट्टी में, गोबर के साथ जो खुशी हमें एसी रूम में बैठ के नहीं आ रही थी नौकरी करते वक़्त, वो हमें यहाँ पे आ रही थी। ऐसे ही 2 ढाई साल निकल गए और हमारा पहला फसल पपीता, पपया ये आ गया। अभी जब आप जैविक खेती करते हो, तो शुरुआत में आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है और हमारा भी आउटपुट कम हो गया था। क्योंकि ज़मीन को टाइम लगता है पूरा हीलिंग में और उसकी सुपिकता बढ़ाने में। पपीता खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन दिखने में खराब था। जैविक फल जो होते हैं, उसमें दाग होते हैं, उनका साइज़ इक्वल नहीं होता है, अनइवन होते हैं। बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक इज़ अगली और वैसे ही हमारे फल थे। लेकिन हमें लगा कि ये खाने में इतने स्वादिष्ट है, ऐसा फल हमने 20 सालों में नहीं खाया। हमें लगा कि मंडी में लेके जाएँगे तो वहाँ पे हमें इसका सही दाम मिलेगा। तो हम दूसरे दिन सुबह 4 बजे ये फल लेके एक ट्रक में भर के मंडी में लेके गए। भाइयों, वहाँ पे जो किसानों का निलाव होता है, किसानों के फल और सब्जियों का, वो देखने लायक है। आधे घंटे के बाद वहाँ के व्यापारी ने हमें एक पर्ची दिखाई। बोले मार्केट ₹10 का चालू है, आपके पपीते को ₹4 का दाम मिला है। उसे हमने पूछा क्यों? इतना अच्छा फल है, इतने जैविक तरीके से उगाया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। उसने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद हमने हमारा जो है ना बिज़नेस और ब्रांड शुरू करने में हमें बहुत मदद हुई। उसने बोला कि ग्राहक पहले आँखों से खाता है और फिर जीभ से खाता है और आपका जो फल है, ये आँखों में ही नहीं बैठ रहा है, तो जीभ की तो बात दूर है। इसीलिए आपको इसका दाम नहीं मिलेगा। लेकिन 3 साल जैविक खेती करने के बाद अगर ये अनुभव आता है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने ज़ोर का तमाचा लगाया। हमें बहुत ही इंसल्टिंग फ़ील हुआ। हमें लगा कि ये जगह ऐसे फल भेजने की सही जगह नहीं है और अगर कोई जगह नहीं है, तो हमें ये प्लेटफ़ॉर्म रेडी करना पड़ेगा। आखिर में हमने फल वालों के साथ बैठ के फ्लाईओवर के नीचे हमारा पहला जो उत्पादन है पपीता, हमने मिलके भेजा। हमने सैंपलिंग करके भेजा, ग्राहकों को अवेयरनेस करके भेजा कि आपको क्यों ये खाना चाहिए और इस खेती का जो इफ़ेक्ट है मिट्टी पे और पर्यावरण पे, ये सिखा के उनको हमने हमारा फल भेजा और पहला हमारा मार्केटिंग एक्सरसाइज़ सफल हो गया। लेकिन वापस गाँव और घर आने के बाद हमें लगा कि अगर वो ही फल वालों के पास दूसरे दिन अगर वो ग्राहक जाएगा, तो उसे किस नाम से वो फल माँगेगा? किस किसान के नाम से माँगेगा? फल पे तो कोई नाम नहीं था हमारे। तो भाइयों, एमबीए किया था हमने। एमबीए में हमने फिलिप कॉटलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सीखे थे। लेकिन जिस दिन हमने हमारा फल रास्ते के फ्लाईओवर के नीचे भेजा, उस दिन समझ में आया कि हमें
ब्रांड की आवश्यकता है। हमें एक नाम की आवश्यकता है जिस नाम से हम हमारा फल बेच सके और ग्राहक उस नाम से हमारे जो खेत के उत्पादन है उसे पहचान सके। और उस दिन हमारा जो ब्रांड है उसने जन्म लिया, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स। हमारा D2C ब्रांड टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स तो बन गया था, लेकिन जब वापस गांव लौटे और बैंक बैलेंस देखा तो बैंक में कुछ पैसा बचा नहीं था। हम 8 लाख रुपए लेके शहर से वापस आए थे और वो सारी पूंजी हमारी खत्म हो गई थी। 3-4 साल मेहनत करने के बाद जो पपीता हमने 4 रुपए किलो से भेजा, उसका पूरा ट्रक का हमको 10,000 रुपए मिला था। अब 9 महीना लगता है पपीता उगाने में। जब हमने ये चीज हमारे पिताजी को बोला तो उन्होंने वापस बोला कि आप गलती कर रहे हो। मैंने जिंदगी भर खेती किया है, इसमें कुछ पैसा मिलता नहीं है, इसमें कुछ सामाजिक इज्जत मिलती नहीं है। ऊपर से आपको पता है गांव में चर्चा करने वाले लोग बहुत रहते हैं, करते खुद कम, लेकिन अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो उसे नाम रखने की जगह ढूंढते हैं। और ऐसे बहुत लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। एक तो इतनी पढ़ाई किया, नौकरी छोड़ के गांव चले आए, ऊपर से बहुत होशियार लोग हैं ये दो भाई, गांव में आके जो केमिकल फार्मिंग चालू है वो बंद करके जैविक खेती करने लगे हैं, खुद को बहुत होशियार समझते हैं। अब देखो, पूरा ट्रक का 10,000 रुपए, आप भेज दो जमीन और कर लो खेती। लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी, हम लगे रहे, दिन रात मेहनत करते रहे। भाइयों, वो मेहनत में जो आनंद था वो आपको मैं बता नहीं सकता, वो महसूस करना है। और फिर हमें पता चला कि सिर्फ फल और सब्जी बेच के ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, इसके लिए कोल्ड चेन लगता है, और इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन में इन्वेस्ट कर पाए। तो हमने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या बना सकते हैं जो चीज 12 महीने शेल्फ पे रह सकती है, जिसको कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने हमारे माताजी को पूछना शुरू कर दिया कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम घर पे बनाते हैं। तो उन्होंने बताया दूध का हम घी बनाते हैं, और पारंपरिक पद्धति यह है कि आप दूध उबालो, उसका दही बनाओ, उससे मक्खन निकालो और फिर घी बनाओ। तो हमने उस तरीके से घी बनाना शुरू कर दिया। हमारे माताजी ने बताया कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो गुड़ बनाते थे गन्ने का, और अभी कोई किसान ज्यादा गुड़ नहीं बनाता। तो हमने वापस गुड़ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गुड़ भी 12 महीने बिगर कोल्ड स्टोरेज का रहता है। और ऐसे कर करके हमने एक एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन हमें एक फोन आया, लाइन पे उस तरफ थी एक महिला, प्रणया गिडवानी। उन्होंने बताया कि मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रही हूं और आप जो कर रहे हो वो सही तरीका है खेती करने का। आपके उत्पाद, आपके प्रोडक्ट्स लेके आप बंबई आ जाओ, मैं एक एग्जीबिशन रख रही हूं NSCI वर्ली, यहां पे एक बहुत ही हाई क्लास एरिया है। और उन्होंने बताया कि आप एक दिन का एग्जीबिशन के लिए मुंबई आ जाओ। लेकिन बंबई हमारे गांव से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। आप एक एग्जीबिशन के लिए बंबई आना, ये बहुत ही महंगा है, ये परवड़ेगा नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइजर ने बताया कि आप आ जाओ, आप पैसा जितना दे सकते हो उतना दे दो स्टॉल के लिए, लेकिन आपको आपका ग्राहक मुंबई में मिलेगा, शहरों में मिलेगा। तो उसके कहने पे हम चल दिए मुंबई। और शनिवार को ये एग्जीबिशन 8 साल पहले हमने 2 टेबल रख के हमारे पूरा जो उत्पाद है, घी, गुड़, मोरिंगा पाउडर, बाकी चीजों, ये हमने टेबल पे रख के ग्राहकों को हम भेजने लगे। भाइयों, उस दिन तक 4 साल में हम सिर्फ खेती कर रहे थे, कभी ग्राहकों से बात करके कभी भेजा नहीं था। लेकिन वो मौका मिला हमको कि हम अपनी कहानी बता पाए, हम जिस तरह की खेती कर रहे हैं वो हम ग्राहकों को बता सके। मुंबई के जो वो ग्राहक थे, इन्हें वो चीजें समझ में आ रही थी।
और उन्होंने हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है वो लेना शुरुआत कर दिया। और फिर किसी ने तो वहां बताया कि फार्मर्स मार्केट बांद्रा में होता है रविवार को। दूसरा दिन रविवार था तो हमने ऑर्गेनाइजर कविता मुखी को फोन किया, उन्होंने हमें एक स्टॉल दे दिया और रविवार के दिन जो बचा हुआ एग्जीबिशन के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट्स थे वहां पे हमने भेजना शुरू कर दिया। हर रविवार को हम 25,000 रुपए का माल भेजते थे और वापस 350 किलोमीटर ड्राइविंग करके हम गांव आते थे। 4-5 दिन खेती करते थे, वापस शनिवार को सब चीजें बना के 350 किलोमीटर ड्राइविंग करके मुंबई में 8 घंटा फार्मर्स मार्केट करते थे। महीने का हमें 1 लाख रुपए इनकम आना शुरू हो गया। उसमें से खर्चा 80,000 20,000 रुपए रहता था, लेकिन शाश्वत था। हम वो चीज कर रहे थे जो हमको बहुत ही पसंद थी, तो हमने वो चालू रखा। 2-3 साल सिर्फ फार्मर्स मार्केट करते रहे और फिर ये जाना कि आजकल ग्राहक ये मोबाइल पे खरीदी कर रहा है। और फिर 6-7 साल पहले हमने हमारा पहला ऑनलाइन शॉप शुरू किया, twobrothers.indiashop.com। ये हमने वेबसाइट रेडी किया और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारे जो उत्पादन थे टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म के नाम से ये भेजना शुरू कर दिया। बैंगलोर से ऑर्डर आना शुरू हो गया, दिल्ली से ऑर्डर आना शुरू हो गया, लखनऊ से ऑर्डर आना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरे भारत से हमको ऑर्डर आना शुरू हो गया। जो चीज हमने हमारे घर के किचन में शुरुआत किया था एक छोटे से चूल्हे पे, आज 60,000 चौरस फुट पे हमारी फैक्ट्री खड़ी है और ये भी गांव में खड़ी है। आज गांव में हम तकरीबन 700 लोगों को हम रोजगार देते हैं और शहर में पूना में हमारा हेड ऑफिस है और बंबई में हमारा एक मार्केटिंग ऑफिस है। और भाइयों, 4 साल खेती करने के बाद जो हमारी पहली फसल पपाया जो हमने 4 रुपए में भेजा था, पहले 4 रुपए आने के लिए हमको 4 साल लग गए, लेकिन हमने धीर नहीं छोड़ा। हमें पसंद था इसलिए हम खेती करते रहे और आज हमारे कंपनी को 800 करोड़ की वैल्यूएशन मिली है। जो स्टॉक्स को जो उन्होंने मुझे ये संधि दिया आप तक मेरी कहानी पहुंचाने का, उनसे मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।